नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टुडे विल स्टार्ट इज पॉलीप्रोटिक एसिड। तो कोई भी एसिड जो एक से ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करता है उसको पॉलीप्रोटिक एसिड बोलते हैं। तो पहले पॉइंट में लिखो द एसिड which can produce the acid which can produce more than the acid which can produce more than one H+ ion the acid which produces more than one H+ ion is known as polyprotic acid. There is polyprotic acid. एग्जाम्पल लिखना है अगर इसका, तो जैसे H2SO4 दो H+ देता है, H3PO4 से 3 H+ मिलेंगे, H2S से 2 H+ आयन मिल सकते हैं। ठीक है, ये सब हमारे H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इससे 2 H+ आयन मिलेंगे। ये सब हमारे लिए पॉलीप्रोटिक एसिड्स हैं। पॉलीप्रोटिक एसिड मतलब एक ऐसा एसिड जो एक से ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो राइट डाउन इन केस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स, in case of polyprotic acids, in case of polyprotic acid contribution of in case of polyprotic acids contribution of second step dissociation in case of polyprotic acid contribution of second step dissociation or onwards, यानी कि अगर किसी में थर्ड स्टेप डिसोसिएशन है तो वो भी इंक्लूड कर लेना है। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड स्टेप डिसोसिएशन और ऑनवर्ड्स टुवर्ड्स H+ concentration is lesser than the first step, is lesser than the first step। मतलब कोई भी एसिड जो है वो अगर एक से ज्यादा H+ आयन देता है तो उसका जो पहले स्टेप से H+ देने का प्रोसेस है वो सेकेंड स्टेप में H+ देने के कंट्रीब्यूशन से हमेशा ज्यादा रहेगा। जैसे अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड अपने पहले स्टेप से H+ और HSO4- बनाएगा, तो इस स्टेप से जो H+ का कंट्रीब्यूशन आएगा वो हमेशा HSO4- से जो H+ आयन मिलेगा उसके कंट्रीब्यूशन से थोड़ा ज्यादा रहेगा। दिस इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो चाहे वो स्ट्रॉन्ग पॉलीप्रोटिक एसिड हो चाहे वीक पॉलीप्रोटिक एसिड्स हो, हमेशा फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन या फर्स्ट स्टेप से H+ का कंट्रीब्यूशन सेकेंड स्टेप या सेकेंड स्टेप का थर्ड स्टेप से, थर्ड स्टेप का फोर्थ स्टेप से, ऐसे कॉन्टिन्यूसली हर स्टेप में जो है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स H+ कम होता चला जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेप H+ में कंट्रीब्यूट करता है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ये बात समझ में आई? और एक क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट pH ऑफ 0.01 m H2SO4 if second step acid dissociation constant is 1.2 into 10 to the power -2। मतलब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड दो स्टेप में डिसोशिएट कर रहा है तो फर्स्ट स्टेप का कंट्रीब्यूशन सेकंड स्टेप के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। ये मैंने अभी आपको सिखाया। अब जैसे हम एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं तो अब क्या बोला मैंने कि फर्स्ट स्टेप तो पूरा 100% डिसोशिएटेड है, बट सेकंड स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो हमने मेंशन कर दिया गया है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka2 वैल्यू अपने को 1.2 into 10 to the power -2 दे रखी है। पहले स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हायर है, मतलब वो ऑलमोस्ट कंप्लीट फॉरवर्ड जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको उसका pH निकालना है। अगर ये नहीं दिया होता है तो हम H2SO4 को स्ट्रॉन्ग एसिड मान लेते हैं और दोनों H+ को दे देता है एक ही बार में, जैसे कि हमने पहले सॉल्व किया था। बट अगर क्वेश्चन में ये चीज गिवन होगी कि सेकंड स्टेप का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है तो फिर हमें इसे इक्विलिब्रियम के तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 वो पहले स्टेप में तो 100% आयनाइज हो रहा है, फॉर्मिंग H+ एंड HSO4-। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है स्टार्टिंग में तो इससे H+ 0.01 m आ जाएगा और HSO4 में 0.1 m आ जाएगा। इसके बाद HSO4- फर्दर डिसोशिएट कर रहा है, फॉर्मिंग H+ एंड SO4 आयन। तो HSO4 कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है और H+ कंसंट्रेशन भी पहले वाले स्टेप से 0.01 है। तो अब अगर HSO4- का फर्दर डिसोसिएशन होगा तो 0.01 इंटू 1 माइनस अल्फा, 0.01 इंटू प्लस 0.01 अल्फा और ये 0.01 अल्फा आ जाएगा।
इस स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है 1.2 इंटू 10⁻²। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारी Ka2 की वैल्यू बनेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू SO4 2 माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HSO4 माइनस। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0.01 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 0.01 अल्फा डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये वैल्यू अपने को दे रखी है 1.2 इंटू 10⁻²। यहाँ से अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1.2। पहले आप अपना सॉल्व करके देखिए एक बार, और यहाँ से सॉल्व करके आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है। ये सर्टेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और आपको इतना भी समझ में भी आना चाहिए कि यहाँ अल्फा निग्लेजिबल नहीं आएगा 1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अगर आपने अल्फा निग्लेक्ट कर दिया गलती से भी तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1.2 आ जाएगी, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो अल्फा यहाँ पे निग्लेजिबल नहीं है, तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाल के बतानी है। पहले करिए करिए। तो आप देखिए यहाँ से आपने सॉल्व करा तो अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी अल्फा स्क्वायर प्लस 2.2 अल्फा माइनस 1.2 इक्वल टू 0, और इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करा फर्दर। तो सिंप्लीफाई करने से देखो अल्फा की वैल्यू हमारी सॉल्व होकर आ रही है 0.45। अब अल्फा की वैल्यू अगर 0.45 आ गई तो यहाँ से आप H प्लस कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे 0.01 इंटू 1 प्लस अल्फा, ये वैल्यू हो जाएगी 0.01 इंटू 1.45। ये आपका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब यहाँ से पीएच निकाल लो, तो पीएच की वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H प्लस, सो 1.45 इंटू 10⁻²। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे पीएच की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस लॉग ऑफ 1.45। अगर आपको पहले बार याद हो जब मैंने इसको स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह टैकल करा था, तब आपको याद होगा इसका पीएच हम लोगों ने निकाला था 2 माइनस लॉग 2 आ रहा था। अभी वैल्यू 2 माइनस लॉग 1.45 हुआ। बहुत थोड़ा अंतर आएगा, बट अंतर जरूर आएगा। यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे तो पीएच की वैल्यू माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H प्लस करोगे तो पीएच सॉल्व हो गया, देखो 1.84 आ गया, जो कि सर्टेनली 100% डिसोसिएशन से कुछ कम हुआ है। तो आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हो कि H2SO4 जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में भी सेकेंड स्टेप का जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल 45% रह गया है, जबकि फर्स्ट स्टेप का कंट्रीब्यूशन लगभग 100% था। तो सेकेंड स्टेप का कंट्रीब्यूशन फर्स्ट स्टेप के रिस्पेक्ट में सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। अब वीक पॉलीप्रोटिक एसिड अगर डील करेंगे तो वहां पे क्या होता है कि ये चीज ऑलमोस्ट निग्लेजिबल हो जाती है। तो अगला टाइटल हम लिखेंगे पीएच ऑफ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड। अगला टर्म लिखेंगे पीएच कैलकुलेशंस फॉर weak polyprotic acids। pH calculations of weak polyprotic acids। और वीक पॉलीप्रोटिक एसिड्स के केस में क्या होता है कि जो सेकेंड स्टेप डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो फर्स्ट स्टेप के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है, और सेकेंड स्टेप डिसोसिएशन कांस्टेंट थर्ड स्टेप में बहुत कम हो जाता है। तो पॉलीप्रोटिक एसिड्स के केस में जो सक्सेसिव एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स होते हैं वो बहुत कम होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज देखिए सबसे पहले स्टेप में। तो राइट डाउन इन केस ऑफ weak polyprotic acids, in case of weak polyprotic acids, successive step acid dissociation constants successive step acid dissociation constants successive step acid dissociation constants are very small as compared to the preceding acid dissociation constant, as compared to the preceding acid dissociation constant। ये बात समझ में आई आपको?
मतलब अगर किसी वीक पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 Ka2 ऐसे डिफाइन करा, तो Ka1 की वैल्यू Ka2 के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होगी, Ka2 की वैल्यू Ka3 के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होगी, या बेटर टू से Ka2 की वैल्यू Ka1 के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगी, Ka3 की वैल्यू Ka2 के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगी, एंड सो ऑन। तो जैसे मैं एग्जांपल से लिखूं तो देखो H2S जैसे एक वीक पॉलीप्रोटिक एसिड है, ये पहले स्टेप में डिसोशिएट हुआ, H प्लस और HS माइनस बना। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 लिखेंगे तो उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप acid dissociation constant. First step acid dissociation constant. सिमिलरली अगले स्टेप में इसको डिसोशिएट करेंगे, ये H प्लस और H2 माइनस में ब्रेक हो जाएगा, तब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka2 हो गया। अब ये आपका सेकंड स्टेप एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया। और ऐसे अगर हम चेक करते जाएंगे तो यहाँ पे Ka2 की वैल्यू Ka1 के रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल आएगी। अब ये चीज देखो, एक पॉलीप्रोटिक एसिड हमने लिया, लेट्स से फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड के देखो फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन का कांस्टेंट 7.15 into 10 पावर माइनस 3, सेकंड स्टेप में 6.2 into 10 पावर माइनस 8। अब देखो 10 पावर माइनस 3 के रिस्पेक्ट में 10 पावर माइनस 8 निग्लेजिबल है। थर्ड स्टेप पे ये चीज देखोगे तो 4.2 into 10 पावर माइनस 13। अब 10 पावर माइनस 8 के रिस्पेक्ट में 10 पावर माइनस 13 निग्लेजिबल हो गया। तो किसी भी पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में सक्सेसिव स्टेप एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निग्लेजिबल होते चले जाते हैं। ये आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी वीक पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में H प्लस के लिए केवल पहला स्टेप कंट्रीब्यूट करेगा, दूसरे स्टेप के आगे के कंट्रीब्यूशन को हम लोग निग्लेजिबल मान लेंगे। तो किसी भी वीक पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में हमेशा फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन जो है वो H प्लस के लिए कंट्रीब्यूट करता है। ये पॉइंट आप अलग से नोट बना के लिख लीजिए। सो राइट डाउन, हेंस in case of weak polyprotic acids, hence in case of weak polyprotic acids, hence in case of weak polyprotic acids, only first step, in case of weak polyprotic acids, only first step dissociation, only first step dissociation is considered for, hence in case of weak polyprotic acids, only first step dissociation is considered for pH calculation. तो अगर आपको किसी भी वीक पॉलीप्रोटिक एसिड से H प्लस कैलकुलेशन करनी है या पीएच कैलकुलेशन करना है तो इसके लिए हम लोग केवल फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन कांस्टेंट को कंसीडर करते हैं, सेकंड स्टेप एंड ऑनवर्ड्स कंट्रीब्यूशन को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसी को जरा क्वेश्चन के फॉर्म में सीखते हैं। सो राइट डाउन अ क्वेश्चन, कैलकुलेट पीएच HS minus concentration and sulfide ion concentration, calculate pH, HS minus concentration and sulfide ion concentration for 0.1 m H2S solution, 0.1 m H2S solution if 0.1 m H2S solution if Ka1 is equal to, if Ka1 is equal to 4.9 into 10 to the power minus 8 and Ka2 is equal to, wait, Ka1 is equal to 5 into 10 to the power minus 8 and Ka2 is equal to 1 into 10 to the power minus 13। राउंड ऑफ वैल्यू लिख दिए, एग्जैक्ट वैल्यू तो 5.7 और 1.3 होती है, लेकिन उतना जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन में जैसे आएगा वैसे करना है। सो कैलकुलेट पीएच, HS minus concentration and sulfide ion concentration for 0.1 m H2S solution if Ka1 is equal to 5 into 10 to the power minus 8 and Ka2 is equal to 1 into 10 to the power minus 13। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब देखो, अगर हम H2S का डिसोसिएशन लेंगे तो दो स्टेप में डिसोशिएट करके लिखेंगे।
ध्यान रखना है किसी भी पॉलीप्रोटिक एसिड को डिसोशिएट करके कभी भी दोनों आयन एक साथ नहीं लिखते हैं। एक कंडीशन है जहाँ लिख सकते हैं, वो अभी थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा आपको। तो अगर हमारे पास H2S इज गिविंग H प्लस एंड HS माइनस, तो हमेशा ऐसे दो स्टेप में डिसोशिएट करके लिखना है, और HS माइनस फर्दर डिसोशिएट होके H प्लस और H2 माइनस लिखेगा। इस स्टेप का इक्विवेलेंट कांस्टेंट K1 अपने को दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, और इस स्टेप का डिसोसिएशन K2 दे रखा है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। ठीक है। H2S की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में देखो 0.01 m दे रखी है, राइट। अब हमने इसमें बोला है कि इसमें सेकेंड स्टेप का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, मतलब H प्लस जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो केवल फर्स्ट स्टेप से आता है। तो मतलब आप ऐसे मान लो कि ये मोनोबेसिक एसिड था और केवल एक ही स्टेप इसका डिसोशिएट हो रहा है, तो हमें लिखना चाहिए 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा, 0.1 अल्फा और 0.1 अल्फा, बस इतना ही लिखते हैं हम लोग। अगला वाला स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन और HS माइनस कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो वो भी हम अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। बट ध्यान रखना है कि इसका नेक्स्ट स्टेप डिसोसिएशन लिखा ही नहीं जाता। अगर आपको केवल pH निकालना है तो आप सिंपल रूट ऑफ CK1 से निकाल के देख लो, बस दैट इज इट, इतना ही से काम चल जाता है। तो 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा। तो अगर हमें यहाँ से केवल H प्लस निकालना है, ऑल्दो अगर आप इसका अगला स्टेप भी सॉल्व करना चाहते हो तो मैं करके दिखा देता हूँ, बट ध्यान रखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम केवल इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होती है। लेकिन अब मान लो कोई इसको फर्दर भी करना चाह रहा है तो ये 0.1 अल्फा आएगा। अब ये 0.1 अल्फा में से कुछ कम हुआ, लेट्स से माइनस अल्फा 2, ठीक है। तो अगर हम 0.1 इंटू अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा 2 लिखें, तो ये चीज़ जो यहाँ कम हुई है वो यहाँ पे भी कम करनी पड़ेगी, तो माइनस अल्फा 2, यहाँ पे 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 आ जाएगा, 0.1 अल्फा इंटू अल्फा 2, तो जो ऊपर से 0.1 अल्फा उसमें ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे 0.1 अल्फा इंटू अल्फा 2 ऐड करना पड़ेगा। फालतू में कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन करते टाइम इतना कुछ भी नहीं लिखना है, और ये 0.1 अल्फा अल्फा 2 बनेगा, ऐसे एक्चुअली में लिखना चाहिए था। बट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फर्स्ट स्टेप का एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो इतना सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। अल्फा 2 श्योर शॉर्ट नेग्लिजिबल होगा, तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर हमें सीधे H प्लस निकालना है तो हमारा फॉर्मूला बना K1 इज इक्वल टू 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 है। वीक एसिड होने की वजह से अल्फा को निगलेक्ट कर देंगे 1 के रिस्पेक्ट में। जैसे ही आप अल्फा को निगलेक्ट करोगे 1 के रिस्पेक्ट में, तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा 0.1 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अंडर रूट। तो आप देख सकते हो अल्फा नेग्लिजिबल ही आ रहा है, मतलब हमें बिल्कुल टाइम खराब करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ से H प्लस कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली क्या फॉर्मूला लगा देंगे, रूट ओवर CKA1, यानी पॉलीप्रोटिक एसिड में कोई चेंज हुआ ही नहीं। जैसे एसिटिक एसिड का pH निकालते थे बिल्कुल वैसे ही H2S का pH निकालेंगे। द डिफरेंस है H2S के केस में Ka1 Ka यूज करते थे, एसिटिक एसिड के केस में Ka यूज करते थे, H2S के केस में Ka1 यूज कर लेंगे, बस इतना ही अंतर है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 0.1 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करके एक बार आंसर बताइए आप। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए K1 की वैल्यू 4.9 इंटू 10 पावर माइनस 8 कर दिया। आप उतना चेंज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में 5 भी दिया हुआ तो आप सॉल्व करते टाइम इतना स्मार्ट वर्क यूज कर लेना। ये 4.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 हो गया, तो यहाँ से H प्लस कंसेंट्रेशन 7 इंटू 10 पावर माइनस 5 आ गई। तो यहाँ से pH की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस लॉग ऑफ 7। लॉग 7 मैंने आपको बताया था 0.84 ले लेते, ये 4.16 आपका pH आ जाएगा। समझ आ गई बात। अब जो H प्लस कंसेंट्रेशन होगी एग्जैक्टली वही HS माइनस कंसेंट्रेशन होगी। तो आपसे सर HS माइनस कंसेंट्रेशन पूछी गई है, ये भी 7 इंटू 10 पावर माइनस 5 लिख देंगे। अब आपको सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है तो सेकंड स्टेप डिसोसिएशन लिखो। सेकंड स्टेप डिसोसिएशन से क्या लिखेंगे, HS। सेकंड स्टेप एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखोगे तो क्या वैल्यू आएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू सल्फाइड आयन कौन HS माइनस। अभी देखो मैंने आपको बताया कि HS माइनस कंसेंट्रेशन और H प्लस आयन कंसेंट्रेशन लगभग बराबर आ रही है, तो वो टर्म कट जाएगा, तो आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर जाएगा, Ka2 के बराबर। तो यहाँ से देखो सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। अब देखो यहाँ से आपको कंक्लूजन समझ आएगा। H2S जो सेकंड स्टेप डिसोसिएशन हुआ उससे जितना सल्फाइड आयन में कंट्रीब्यूशन आया उतना ही H प्लस आया होगा।
तो पहले स्टेप ने जो H प्लस दिया है वो कितना H प्लस दिया है 7 इंटू 10⁻⁵, और दूसरे स्टेप ने जो H प्लस दिया है वो कितना दिया है 10⁻13। तो अब बताओ 10⁻5 में 10⁻13 ऐड करने की जरूरत है? नहीं है। इसीलिए हमेशा पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में केवल फर्स्ट स्टेप से H प्लस कैलकुलेट कर लेते हैं, सेकंड स्टेप कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो चाहे मोनोबेसिक एसिड दिया हो चाहे पॉलीप्रोटिक एसिड दिया हो, दोनों ही कंडीशन में पीएच हमेशा केवल पहले स्टेप से ही निकालना होता है। सेकंड स्टेप में बिल्कुल भी टाइम कंज्यूम नहीं करना होता है, क्विकली आंसर तक जाया जाता है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 m ऑक्सैलिक एसिड इफ Ka1 is 4.9 into 10⁻2 and Ka2 is 6.4 into 10⁻5। तो देखो इसमें ऑल्दो दो स्टेप डिसोसिएशन है, बट आपको बिल्कुल टाइम नहीं खराब करना है, सिर्फ एक स्टेप का डिसोसिएशन लिखना है। तो विल राइट H2C2O4। किसी को वेरीफाई करना है तो अगले स्टेप में वेरीफाई कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक H प्लस निकालने के बाद H प्लस प्लस SC2O4 माइनस लिखेंगे, और इसका K1 जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 4.9 इंटू 10⁻⁻2। बस एक चीज जरूर चेक कर लेनी है, अल्फा निग्लेजिबल है या नहीं है। अगर वो निग्लेजिबल नहीं हुआ तो आपको दूसरा स्टेप भी, तो आपको प्रॉपर अल्फा सॉल्व करना पड़ेगा। उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दे रखी है, तो 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा, 0.1 अल्फा एंड 0.1 अल्फा आएगा। तो अगर हम यहाँ से K1 का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आ जाएगा 0.1 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और ये वैल्यू आपको 4.9 इंटू 10⁻⁻2 दे रखी है। अगर मैं अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में निग्लेजिबल मान लूँ, लेट से इफ इट इज सो, तो आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू अगर सॉल्व करके लेंगे तो इट कम्स आउट टू बी √49 इंटू 10⁻2 which is 0.7। तो उसका मतलब सर्टेनली अल्फा निग्लेजिबल नहीं है, यानी कि योर अजम्पशन इज रॉन्ग। अब केवल क्या रास्ता बचा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.49। यहाँ से सॉल्व करके पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। एक बार अल्फा निकालोगे तब आपका H प्लस कंसंट्रेशन आएगी। यहाँ से सॉल्व करा हमने, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अल्फा की वैल्यू 0.5 आ गई, और एक बार अल्फा की वैल्यू 0.5 आ गई तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 0.5 इंटू अल्फा 0.1 विच इज 0.05। यहाँ से पीएच लिखेंगे तो माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H प्लस आ जाएगा, तो 2 माइनस लॉग 5 आ जाएगा विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1.3। एक बार चेक करके देख लीजिए फाइनल आंसर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml 0.1 m HCl in 100 ml of 0.1 m carbonic acid. Also calculate carbonate ion concentration if Ka1 and Ka2 of carbonic acid are 4.3 into 10 to the power minus 7 and 5.6 into 10 to the power minus 11 respectively. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट, पहचान पा रहे हो पहले ये बात? तो जब कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन किससे रेगुलेट होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पीएच निकालना तो सीधा काम है, HCl का पीएच निकालना है। तो हमारे पास सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl निकालेंगे, तो 0.1 मिलीमोल 100 ml वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम बाद में 200 ml हो गया। ये सॉल्व होकर आ जाएगा 0.05। एंड सिमिलरली कार्बोनिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो ये 0.1 ml 100 ml था, बाद में वॉल्यूम 200 ml हो गया, ये भी सॉल्व होकर 0.05 m आ गया। अब यहाँ लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट। कैसे पता चला कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और H2CO3 एक वीक एसिड है। तो जब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% आयनाइज्ड होगा H प्लस एंड Cl माइनस में। उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.05 है, तो ये भी 0.05 आ जाएगी एग्जैक्टली। अब यहाँ पे कार्बोनिक एसिड अगर आयनाइज होगा तो ऑल्दो दो स्टेप में आयनाइज कर सकते हैं हम इसको, तो ऐसे भी लिख सकते हैं H प्लस एंड HCO3 माइनस। लेकिन H प्लस का कॉन्ट्रीब्यूशन केवल HCl से लेना है, दूसरे स्टेप कार्बोनिक एसिड का H प्लस के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने पास है 4.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है अपने पास 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, अभी भी आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप के रिस्पेक्ट में सेकंड स्टेप नेग्लिजिबल है, और यहाँ फर्स्ट स्टेप भी नेग्लिजिबल हो गया क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। तो फर्स्ट स्टेप का H प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो यहाँ से सीधे सीधे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमको पता चल गई कितनी 0.05 m।
तो यहाँ से पीएच लिखेंगे तो माइनस टाइम्स log ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, तो माइनस टाइम्स log ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस log 5 आ जाएगा। तो यहाँ से पीएच सॉल्व होके आ गया अपने पास 1.3। समझ आया? यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो 2 माइनस log 5 आ जाएगा, which is simply 1.3। समझ गया यहाँ तक? अब आपसे बोला है कि बाई कार्बोनेट आयन या कार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालो। तो अगर हम कार्बोनिक एसिड के दोनों इक्विलिब्रियम को ऐड कर दें तो इक्वेशन बन जाएगी H2CO3 gives 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस, और इसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा Ka1 इंटू Ka2, क्योंकि अगर इक्वेशन ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब H2CO3 कंसेंट्रेशन 0.05 है, H प्लस कंसेंट्रेशन भी 0.05 है, आपको कार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाएगा Ka1 इंटू Ka2 इज इक्वल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर इंटू कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2CO3 कॉन्सेंट्रेशन। ये पुट करेंगे, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.05 स्क्वायर, कार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है, और कार्बोनिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन 0.05। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो कार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन अपने पास आ जाएगा K1 इंटू K2 अपॉन 0.05। सर हाँ बेटा, सर वहाँ पे 2H के नीचे आपने 0.05 क्यों लिखा है? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस तो 0.05 ही है ना। सर वो तो H प्लस की थी, तो यहाँ पे तो आगे कोफिशिएंट 2 है, तो मल्टीप्लाई नहीं किया। तो H2CO3 थोड़ी ना H प्लस आयन दे रहा है, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। ये जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है ये इसकी वजह से थोड़ी ना आ रही है, ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ रही है HCl की वजह से। सॉल्यूशन में कार्बोनिक एसिड तो H प्लस के लिए कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहा, H प्लस के लिए कंट्रीब्यूट करा HCl ने, तो ये H प्लस हमने कार्बोनिक एसिड से थोड़ी लिखा, ये हमने लिखा HCl की वजह से। समझ आया भैया? ये जो 0.05 लिखा है ये बिकॉज ऑफ दिस 0.05 लिखा है, ना कि इधर के डिसोसिएशन से। 0.05 में से जो 1 माइनस अल्फा हुआ है वो तो नेग्लिजिबल है, उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ आया? क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, मैंने बताया था कॉमन आयन इफेक्ट के केस में कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से रेगुलेट होती है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ क्या है HCl, तो H प्लस कंसेंट्रेशन HCl से रेगुलेट होगी। इसमें कार्बोनिक एसिड का H प्लस के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल हो गया। तो अब यहाँ से कार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। आपने Ka1 की वैल्यू लिखी है 4.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, Ka2 की वैल्यू लिखी है 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और H प्लस कंसेंट्रेशन आपने 0.05 से डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड करके एक बार सॉल्व करके आंसर बताइए कितना आ रहा है, तो फिर मैं आपको एग्जैक्ट रिजल्ट समझाता हूँ कि कितना कंट्रीब्यूट करा हुआ है। इसको सॉल्व करके एक बार कार्बोनेट आयन कंसेंट्रेशन बताइए। तो यहाँ से देखो कार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन सॉल्व होकर आया 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 m। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि H प्लस के लिए भी कंट्रीब्यूशन इसका डबल ही होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन HCl में ऐड करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, इसलिए इस क्वेश्चन में फर्दर देयर वाज नो नीड कि हम H प्लस का कंट्रीब्यूशन कंसीडर करें। हाँ, अब अगर यहाँ पे मान लो बाई कार्बोनेट आयन कंसेंट्रेशन पूछ ली जाती तो फिर हमें पहला स्टेप Ka1 वाला भी लिखना पड़ता। अभी आप चाहो तो इसी क्वेश्चन में बाई कार्बोनेट आयन कंसेंट्रेशन भी निकाल के देख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन को एक्सटेंड करना है तो आप फिर से इसी क्वेश्चन में आगे कैलकुलेशन में लिख लो, अगले क्वेश्चन में लिख लो कैलकुलेट bicarbonate ion concentration in above question। तो आप देखो बाइकार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन अब H प्लस के बराबर नहीं आएगी, क्योंकि H प्लस कौन रेगुलेट कर रहा है HCl। पॉलीप्रोटिक एसिड होता है तो जो बाइकार्बोनेट आयन बनता है वो H प्लस के बराबर होता है, बट ये क्वेश्चन अभी क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है HCl कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, केवल फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन लिख लो, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट्स H प्लस एंड HCO3 माइनस, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 अपने को दे रखा है 4.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये कॉन्सेंट्रेशन 0.05 m, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन HCl से 0.05 m, तो देयर इज नो नीड कि हम कार्बन इसमें कुछ भी डिसोसिएशन करें। तो एक्सप्रेशन लिखेंगे तो Ka1 की वैल्यू आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2CO3।
ये वैल्यू आ जाएगी 0.05 इंटू बाइकार्बोनेट आयन डिवाइडेड बाय 0.05। तो देखो यहाँ से बाइकार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन तुम्हारी सॉल्व होकर आएगी, ये सिंपली Ka1 के इक्वल आ जाएगी, विच इज 4.3 इंटू 10 टू द पावर -7। अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट स्टेप का कंट्रीब्यूशन भी 4.3 इंटू 10 पावर -7 है, इसको भी 0.05 में ऐड करने की जरूरत नहीं थी। मतलब अगर कोई ये बोले कि नहीं सर आपने तो फर्स्ट स्टेप का कंट्रीब्यूशन लिया ही नहीं, तो अगर हम इस सवाल में फर्स्ट स्टेप कंट्रीब्यूशन भी लेते तो वो भी HCl के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल आता, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। समझ आ गई बात नहीं? तो कॉमन आयन इफेक्ट के केस में आप एसिड के जितने भी स्टेप डिसोसिएशन है उनको ऐड करके लिख सकते हैं, वहां पे हमें अलग अलग स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती है। अदरवाइज पॉलीप्रोटिक एसिड का डिसोसिएशन स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए। समझ गए बात? ये चीज आप नोट बना के लास्ट में ऐड कर लीजिए। So write down in case of polyprotic acid, in case of polyprotic acid या in case of weak polyprotic acid specifically लिखो, in case of weak polyprotic acid, in case of weak polyprotic acid, dissociation should be written stepwise, but in case of common ion effect, but in case of common ion effect, all steps can be written, all steps can be added up. But in case of common ion effect, all steps can be added up. मतलब अगर आप कॉमन आयन इफेक्ट के केस में डील कर रहे हो तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो H2CO3 gives 2H plus and CO3 2 minus, जैसा कि हमने ये पिछले वाले सवाल में देखो यहाँ पे सॉल्व किया। लेकिन अगर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लग रहा होता तो आप गलती से भी कार्बोनिक एसिड को ऐसे ऐड करके नहीं लिखेंगे, उसको हमेशा दो स्टेप के डिसोसिएशन में लिखना है, क्योंकि सेकंड स्टेप का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स H प्लस नेग्लिजिबल होता है, इसलिए फर्स्ट स्टेप से H प्लस का कंट्रीब्यूशन लेना है। लेकिन अगर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है तो ना तो फर्स्ट स्टेप कंट्रीब्यूशन कर रहा है H प्लस के, ना सेकंड स्टेप कंट्रीब्यूशन कर रहा है H प्लस के, तो आप दोनों स्टेप ऐड करके भी लिख सकते हैं। तो मैंने यही बात आपको लिखवाई, इन केस ऑफ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड डिसोसिएशन शुड बी रिटन स्टेप वाइज, बट इन केस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट ऑल स्टेप्स कैन बी एडेड अप। तो अगर कॉमन आयन इफेक्ट है तो आप सारे स्टेप ऐड कर सकते हो, अगर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है तो फिर आप सारे स्टेप ऐड करके नहीं लिख सकते हैं, आपको स्टेप वाइज डिसोसिएशन लिखना पड़ेगा पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए। और उस स्टेप वाइज डिसोसिएशन में जो फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन है केवल वही कंट्रीब्यूट करेगा पीएच के लिए। क्लियर?